हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो MPS 004 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इग्नू से MA पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं और अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके पास ये पेपर होगा जिसका नाम है MPS 004। ठीक है। यहाँ पर जो भी बच्चे दिसंबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका पेपर काफ़ी ज़्यादा पास आ चुका है और यही सही समय है कि अभी आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना शुरू कर दें। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आपका है मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस MPS टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो। ठीक है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के काम आने वाला है। चलते हैं सबसे पहले वाले हमारे क्वेश्चन पे। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमसे ह्यूमन राइट्स के बारे में पूछा है। आप सभी को ह्यूमन राइट्स के बारे में पता होगा, जिसको हम लोग कहते हैं मानव अधिकार, है ना। मानव अधिकारों के बारे में जो हमारा MPS 1 है उसके अंदर भी हमने अधिकारों के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। तो यहाँ पर आपको इवोल्यूशन बताना है ह्यूमन राइट्स का इन द 20th सेंचुरी। तो 20वीं सदी में ह्यूमन राइट्स जो हैं 20वीं सदी से पहले से लेकर 20वीं सदी तक आते आते क्या क्या बदलाव हुए ह्यूमन राइट्स के अंदर वो आपको बताने हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, स्वराज के बारे में दिया हुआ है। इंडिया के अंदर स्वराज की मांग हुई थी और इंडिया के जैसे और भी कंट्रीज़ थी जहाँ पर इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हुए थे 20th सेंचुरी के अंदर। The early 20th century saw the emergence of powerful independence movement in countries under colonial rules। तो वो सारी कंट्री जहाँ पर क्या था बच्चों, कॉलोनियल रूल था, यानी कि अंग्रेज़ों का शासन था, उन सारी कंट्रीज़ में इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे। द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, जो इंडिया का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था उसके अंदर हमारे लीडर्स थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। इन लोगों ने सेल्फ रूल की बात की और जो ब्रिटिश कॉलोनियल डोमिनेशन है, ठीक है, उसको ख़त्म करने की इन लोगों ने बात की थी। और इसी प्रकार के और भी मूवमेंट्स थे जो हमने अफ्रीका में देखे और एशिया में देखे, जैसे कि अल्जीरियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है यहाँ पर, जो कि फ्रांस के खिलाफ हुआ था। ठीक है। एंड द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन वियतनाम लीड बाय हो चिन मिन। ठीक है। हो चिन मिन जो थे, इनके द्वारा यहाँ पर वियतनाम में भी एक स्ट्रगल हुआ था, फ्रांस में भी हुआ था। ये सारे के सारे जो मूवमेंट्स हैं ये थे, इन सब का जो बेस था ये क्या, किस चीज़ पे ये बेस थे कि जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, उनके पास राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, यानी कि ये जो है स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। तो 20वीं सदी का हमने बताना है कि कैसे 20वीं सदी में ह्यूमन राइट्स का इवोल्यूशन हो रहा था। तो 20वीं सदी में उपनिवेशी शासन के तहत देशों में स्वतंत्रता आंदोलनों का उदय हो रहा था। तो भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है, जिसके अंदर हमारे लीडर्स हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ब्रिटिश उपनिवेश के शासन के अंत के लिए स्वशासन की बात की थी। ठीक है। इसके कई सारे उदाहरण हैं, जैसे अफ्रीका और एशिया में हमने वेरियस आंदोलन देखे हैं। उसके बाद बच्चों, हमारा जो दूसरा है वो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि 1948 में आ गया। ठीक है। तो 1948 में एक ह्यूमन राइट्स का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आया। यहाँ पर हमने MPS 1 के अंदर भी इसको पढ़ा हुआ है, इस टॉपिक को। बच्चों देखो, 1948 में जो यूनाइटेड नेशंस है उसने अडॉप्ट किया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है। किसने अडॉप्ट किया था? यूनाइटेड नेशंस ने, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप था इन फॉर्मलाइजिंग द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्ल्ड वाइड। तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, ह्यूमन राइट्स को फॉर्मलाइज करने के लिए, ठीक है, कि पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री में ह्यूमन राइट्स दिए जाएंगे, तो उसके लिए ये आपका आया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है। द डिक्लेरेशन लेड आउट फंडामेंटल फ्रीडम्स। अब यहाँ पर ये जो डिक्लेरेशन है इसके अंदर कौन कौन सी फ्रीडम्स की बात की गई थी? तो यहाँ पर हमें बात की गई थी इसमें राइट टू लाइफ की, है ना, लिबर्टी, एजुकेशन, वर्क एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की गई थी, रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी, रेस और रिलीजन। दिस डॉक्यूमेंट इज़ द फाउंडेशन फॉर मैनी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। तो यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट था, जब और भी कंट्रीज़ के अंदर ह्यूमन राइट्स दिए जा रहे थे तो वहाँ पर इस वाले डॉक्यूमेंट को एज अ फाउंडेशन मानकर दिए जा रहे थे। इट हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन प्रमोटिंग ह्यूमन डिग्निटी अक्रॉस द ग्लोब। तो यहाँ पर ये जो हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो है ह्यूमन राइट्स का, UDHR 1948, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कदम है पूरे के पूरे ग्लोब में जो ह्यूमंस हैं उनकी डिग्निटी के लिए। ठीक है। जो भी पूरे ग्लोब में ह्यूमंस हैं उनकी डिग्निटी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है।
तो सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा बच्चों, इसको हम लोग हिंदी में ये कहते हैं। और यह क्या है, विश्व भर में मानव अधिकारों की सुरक्षा को औपचारिक रूप से स्थापित करने में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। इसमें जीवन, स्वतंत्रता, शिक्षा, कार्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार हमारे शामिल थे। अब यहाँ पर हमें सिविल राइट्स मूवमेंट्स के बारे में बताना है। अब सिविल राइट्स मूवमेंट का मुद्दा यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि जो हमारी यूनाइटेड स्टेट्स है, तो यूनाइटेड स्टेट्स में हमने क्या देखा कि वहाँ पर चल रहे थे सिविल राइट्स मूवमेंट। ठीक है, सिविल राइट्स मूवमेंट में जो लीडर्स थे वो थे आपके मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, तो सॉट टू एंड रेशियल सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन्स। तो यहाँ पर जो मार्टिन लूथर किंग है वो बात करते हैं किस चीज़ की, कि जो अफ्रीकन अमेरिकन्स है ना, ठीक है, कौन, जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं उनके राइट्स की, उनके खिलाफ, उनके साथ जो भी डिस्क्रिमिनेशन उन लोगों को अमेरिका में देखने पड़ता है रेशियल की वजह से, उनकी रेस की वजह से, जैसे कि गोरे और काले का जो भेदभाव उन लोगों को वहाँ पर देखना पड़ता है, तो उसके खिलाफ मार्टिन लूथर किंग ने बोला था। ठीक है, सो द मूवमेंट गेन मोमेंटम थ्रू पीसफुल प्रोटेस्ट। अब ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट ने अपना मोमेंटम पकड़ा। कैसे पकड़ा, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने पीसफुली प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया था। और इसमें सिग्निफिकेंट इवेंट्स भी हुए थे, कुछ ऐसे इवेंट्स जो यहाँ पर हमें ध्यान में रखने हैं, जैसे कि 1963 में मार्च हुई थी वॉशिंगटन में। ठीक है, वेयर किंग डिलीवर्ड हिज फेमस आई हैव अ ड्रीम स्पीच। तो यहाँ पर जो हमारे मार्टिन लूथर किंग थे उन्होंने एक स्पीच दी थी जिसका नाम था आई हैव अ ड्रीम। सो द रिजल्ट वॉज लैंडमार्क लेजिस्लेशन इंक्लूडिंग द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964। ठीक है, तो यहाँ पर 1964 में आप लोग बताएंगे कि कैसे फिर एक सिविल राइट्स एक्ट आया, और जो वोटिंग राइट्स एक्ट है वो आया 1965 में, विच आउटलॉ डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक प्लेसेस, स्कूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोटेक्टेड द वोटिंग राइट्स ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स। तो यहाँ पर ये आया था अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि लोगों ने अपने अधिकारों के लिए कितनी लंबी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। उसके बाद बच्चों ये इसी का ही हिंदी में लिखा हुआ है सारा का सारा, कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जिसका नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेता कर रहे थे। ठीक है, इसका उद्देश्य था अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव, ठीक है, और पृथक्करण को समाप्त करना था। ठीक है, यहाँ पर उनकी प्रसिद्ध जो भाषण है आई हैव अ ड्रीम, उसके बारे में आप लोग बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है साउथ अफ्रीका की हम लोग बात करते हैं। तो 1990s में क्या चल रहा था, हमें पता है कि साउथ अफ्रीका ने भी बहुत सारी चीज़ें झेली हैं जैसे इंडियंस ने झेली हैं। तो साउथ अफ्रीका में एक सिस्टम था विच इज़ नोन एज अपार्थीड, यानी कि रंग भेद। ठीक है, सो इट वाज अ सिस्टम जिसके अंदर रेशियल सेग्रीगेशन हो रखा था लोगों का ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर ऑफ देयर स्किन। ठीक है, सो इट डिनाइड ब्लैक साउथ अफ्रीकन बेसिक राइट्स। तो वो सारे साउथ अफ्रीकन जिनका कलर ब्लैक था उनको बेसिक राइट्स डिनाई करे गए थे, इंक्लूडिंग द राइट टू वोट। राइट टू वोट उन्हें नहीं दिया गया था, एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर भी उन्हें नहीं दिया गया था। सो द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड वॉज लीड बाय नेल्सन मंडेला। तो यहाँ पर उन लोगों ने अपनी एजुकेशन और अपने हेल्थ केयर के लिए स्ट्रगल किया, जिसमें जो उनके नेता थे, ठीक है, जो उनके नेता थे वो कौन थे, आपके नेल्सन मंडेला थे। एंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC क्या थी, उनकी पार्टी थी। ठीक है, so after decades of resistance, the system was dismantled in 1991 and Mandela was released from prison. तो ये जो सिस्टम है इसको फिर बाद में क्या कर दिया गया था, डिसमेंटल कर दिया गया। कौन सा सिस्टम बच्चों, ये अपार्थीड वाला जो सिस्टम है। ठीक है, इसको डिसमेंटल कर दिया गया था और मंडेला को भी जेल से छोड़ दिया गया। और जो मंडेला है वो उस कंट्री के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट भी बने थे। तो यहाँ पर एक विक्ट्री हुई ह्यूमन राइट्स की और रेशियल इक्वालिटी आ पाई अफ्रीका में। ठीक है, तो अपार्थीड यानी कि रंग भेद होता है। ठीक है, तो आप लोग उसको बना के अपने आंसर में लिख लेना कि कैसे इसमें नस्लीय पृथक्करण होता है। ठीक है, जिसने काले जो दक्षिण अफ्रीका के लोग हैं उनको बुनियादी अधिकारों से वंचित कर रखा था। उन्हें मतदान का अधिकार नहीं था, शिक्षा का नहीं था, स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच भी नहीं थी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशंस। तो हम देखते हैं कि 20 सेंचुरी में ना कई सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ भी हुई हैं। ठीक है, ह्यूमन राइट्स के लिए क्या हुई हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हुई हैं,
जैसे कि आपकी है द इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 एंड द इंटरनेशनल कोविनेंट ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट 1966। तो ये दोनों आपको एज इट इज़ ही याद करने पड़ेंगे, ठीक है। विच लेड डाउन असेंशियल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड, दीज ट्रीटीज फोकस्ड ऑन, ये जो ट्रीटीज थी इनका फोकस क्या था, इनका फोकस था सिविल लिबर्टीज़ पे, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे, इकोनॉमिक इक्वालिटी पे और कल्चरल राइट्स पे इनका फोकस था। सो द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, एक और ये ट्रीटी है, ठीक है, एक एग्रीमेंट है ये, ठीक है, जिसका कमिटमेंट था नेशंस का कि वो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, रंग भेद है, उसको पूरे ग्लोब में समाप्त करेंगे। तो 20वीं सदी में मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों को बच्चों अपनाया गया था, ठीक है, जिसमें से आपका है जातिवाद उन्मूलन पर संधि, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी की। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी को ग्लोबलाइजेशन में बहुत पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है आप लोगों को पता होगा। तो जो ग्लोबलाइजेशन है, जब लेट 20s में ग्लोबलाइजेशन आया और 21st सेंचुरी के अर्ली में, तो ह्यूमन राइट का जो इशू है और भी ज़्यादा इंटरकनेक्ट हो गया बॉर्डर्स के आर पार। तो ग्लोबल एनजीओ जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच बिगन वर्किंग इंटरनेशनली टू एड्रेस इशू सच एज चाइल्ड लेबर, विमेंस राइट एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन। तो इन सारी चीज़ों में जो है और भी ज़्यादा बातें होने लग गई। चाइल्ड लेबर का मुद्दा आया, वुमेन के राइट्स है, रिफ्यूजी की प्रोटेक्शन आई, अभी तो हम लोग LGBTQ राइट्स भी देख रहे हैं। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से संभव हो पाया है कि जो नए नए मुद्दे हैं वो भी इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से उन मुद्दों पर भी अवेयरनेस उठी है, ठीक है। तो 20वीं सदी में जब ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण की शुरुआत हुई है, उसके बाद और भी नए नए मुद्दे उठने लग गए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा दूसरा क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें ह्यूमन डेवलपमेंट को बताना है बच्चों, कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है और उसके कौन कौन से एरियाज ऑफ कंसर्न है, किन किन चीज़ों को वो डील करता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट एक प्रकार की प्रोसेस होती है ऑफ इम्प्रूविंग द वेल बीइंग ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। तो ये एक व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात होती है ह्यूमन डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये यहाँ पर इम्फेसाइज करती है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल एंड सीक्स टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल टू लीड फुलफिलिंग लाइफ्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट किस चीज़ की बात करती है, कि जो लोग हैं वो कैसी लाइफ जिए, फुलफिलिंग लाइफ जिए, अच्छी लाइफ जिए, उनके पास एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, ये सारी चीज़ें हो। सो द कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, किसके द्वारा यह शुरू किया गया था, तो जो हमारा UNDP है ना, वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और वगैरह ये सब लेकर आता है। तो वहाँ पर वो बताता है कि कौन सी कंट्री है जो ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे आगे है, कौन सी कंट्री सबसे लो है। तो इसकी वजह से हर एक कंट्री अपने यहाँ पर एजुकेशन, हेल्थ और सोशल जस्टिस को बढ़ावा देना चाहती है, एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल बनाना चाहती है। तो मानव विकास का मतलब क्या होता है, कि व्यक्तियों की भलाई, ठीक है, व्यक्तियों की भलाई और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, उनकी क्षमताओं और स्वतंत्रताओं का विस्तार करना, यह मानव क्षमता के विकास पर जोर देता है और लोगों को संतोषजनक जीवन जीने के लिए अवसर पैदा करने का प्रयास भी करता है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा प्रचलित इस अवधारणा में आर्थिक विकास से आगे बढ़कर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और पर्यावरण स्थिरता की बात की जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर केवल पैसा कमाना, ठीक है, यहाँ पर केवल पैसा कमाने की बात नहीं की जाती, इसके और भी मुद्दे होते हैं जिनकी बात की जाती है इसके अंदर, जैसे कि इसमें बात की जाती है शिक्षा की, ठीक है, इसमें बात की जाती है स्वास्थ्य की, इसमें बात की जाती है पर्यावरण की। तो हर एक चीज़ ओवरऑल देखा जाता है, किसी भी कंट्री का जो ओवरऑल है वो देखा जाता है, ना कि केवल उसका GDP देखकर हम कह देंगे कि वो कंट्री जो है वो बहुत आगे है। तो उस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी देखा जाता है। अब यहाँ पर मैं फटाफट से आपको बता दूंगी कि कौन कौन से इसके कोर एरियाज ऑफ कंसर्न है, कौन कौन से एरियाज में ये डील करता है। तो सबसे पहले ये डील करता है हेल्थ एंड वेलबींग में। तो हेल्थ जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है, पार्ट है। तो यहाँ पर ये बात करता है मॉर्टेलिटी रेट की, कि जो मरने वालों की संख्या है वो कितनी है उस देश के अंदर, है ना, मॉर्टेलिटी रेट कितना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है लोगों की, जो लोग हैं वो कितनी, जितनी कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी उतना ही बेकार देश होगा, ठीक है। और वहाँ पर मेल न्यूट्रिशन देखा जाता है कि कितने बच्चे हैं जो भूखमरी के शिकार हैं, वहाँ पर कौन कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज़ फैल रही हैं, क्या लोगों के पास क्लीन वाटर और सैनिटेशन है। तो ये सारी चीज़ें हेल्थ एंड वेलबींग देखा जाता है, जिससे वो लोग पता लगाते हैं कि क्या उस कंट्री के जो लोग हैं वो जो है एक संतोषजनक जीवन जी भी रहे हैं या
नहीं जी रहे हैं, ठीक है। तो कुपोषण, संक्रमण की बीमारियां, स्वच्छ जल, ठीक है। तो ओवरऑल ये गुणवत्ता को देखते हैं। फिर यहाँ पर ये लोग देखते हैं एजुकेशन और नॉलेज को। तो जो एजुकेशन है इसका ह्यूमन डेवलपमेंट में एक सेंट्रल रोल होता है, जैसे कि एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एम्पावर्स इंडिविजुअल विद द नॉलेज एंड स्किल दे नीड टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स एंड कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। तो जो एजुकेशन होती है वो इंसान को क्या देती है, स्किल्स देती है, जिससे कि वो जो इंसान है वो पूरी की पूरी सोसाइटी को बच्चों अपलिफ्ट करता है ना। बिना एजुकेशन के कुछ भी नहीं है। तो जो एजुकेशन है वो एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है जो फॉस्टर करता है सोशल मोबिलिटी को, रिड्यूस करता है इनइक्वालिटी को एंड प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बाय गिविंग इंडिविजुअल्स द टूल दे नीड टू सक्सीड इन लाइफ। तो एजुकेशन एक प्रकार का हमारा टूल है, ठीक है। क्या है एजुकेशन? एक प्रकार का हमारा टूल है जो हमारी हेल्प करता है लाइफ में सक्सेस तक पहुंचने के लिए। तो शिक्षा जो है वह मानव विकास में केंद्रीय भूमिका पर होती है, ठीक है। तो जब भी हम मानव विकास की बात करते हैं तो उसमें स्वास्थ्य की भी बात की जाती है और उसमें हमारे शिक्षा की भी बात की जाती है, ठीक है। शिक्षा उसमें फंडामेंटल होती है। उसके बाद आती हैं आपकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो एम्फेसाइज करती है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को, यानी कि जो लोग हैं उनको आर्थिक अवसर मिलने चाहिए, ठीक है। इंश्योरिंग दे हैव एक्सेस टू डिसेंट वर्क, लोगों को अच्छा काम, सम्मानजनक कार्य मिलना चाहिए, ठीक है। फेयर वेजेस उन लोगों को मिलने चाहिए। उसके बाद आती है आपकी जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। तो जो है इन इक्वालिटी को इंश्योर करना है बिटवीन मैन एंड वुमेन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब जेंडर इक्वालिटी होती है तो जो वुमेन और जो मैन होते हैं उनको इक्वल एक्सेस होता है अपॉर्चुनिटीज़ का, रिसोर्सेज का और राइट्स का। तो प्रोमोटिंग वुमेन्स एम्पावरमेंट थ्रू एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन एनहांसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। तो अगर हम लोग क्या है, हमारी जो लिंग आधारित असमानताएं हैं उनको हम कम कर लेते हैं तो यह मानव विकास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर आता है इसका एक और एस्पेक्ट जो है इसका सोशल जस्टिस। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो क्लोजली लिंक्ड होती है सोशल जस्टिस से, कि समाज के अंदर क्या लोगों को न्याय मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या लोगों को कास्ट, रेस, एथनिसिटी, सोशल स्टेटस के हिसाब से कहीं उन लोगों को इनइक्वालिटीज़ तो फेस नहीं करनी पड़ रही हैं। और वो देखते हैं कि सरकार कितना पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए काम कर रही है, समाज में कितनी लोगों को सोशल प्रोटेक्शन दे रही है। तो मानव विकास सामाजिक न्याय से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्तियों को उनके पृष्ठभूमि के बावजूद समान अधिकार, अवसर और संसाधनों तक जो है पहुंच प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। और क्या करता है ये, जो जातियां होती हैं, ठीक है, जाति, नस्ल, जातीयता और सामाजिक स्थिति से संबंधित असमानताओं को कम करने पर यह केंद्रित होता है। तो जिससे एक अधिक न्यायपूर्ण और समान समाज का निर्माण हम कर सकते हैं, गरीबी को ख़त्म कर सकते हैं। तो सामाजिक न्याय आप लोग समझ गए कि समाज में न्याय लाने के लिए। अब इसका लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका एनवायरनमेंट। अगर हमारा एनवायरनमेंट ही गंदा है तो हम कैसे रहेंगे? तो इसके अंदर आता है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, क्लाइमेट चेंज को ख़त्म करना, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करना, सस्टेनेबली रिसोर्सेज का यूज़ करना, तभी हम एक हेल्दी प्लेनेट बना सकते हैं। तो सतत विकास जिसमें पर्यावरणीय स्थिरता शामिल है, मानव विकास का एक प्रमुख क्षेत्र है। इसमें भविष्य पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा करना, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना इसमें शामिल होता है। तो मानव विकास एक स्वास्थ्य ग्रह के बिना नहीं फल फूल सकता, ठीक है। तो अगर हमारी धरती ही स्वस्थ नहीं है तो मानव का विकास कहाँ से हो जाएगा? मानव ही नहीं बचेगा अगर धरती नहीं बचेगी तो। धरती और पर्यावरण को हमें कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका पार्ट 2। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। हमारी वेबसाइट है हिंदुस्तान नॉलेज, आप लोग वहाँ पर विजिट कर कर अपने PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। MPS 004 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। आंसर्स के PDF आप लोगों को वहाँ मेरी वेबसाइट से मिल जाएंगे। और MPS 004 की जो मैंने अलग से चैनल पे प्लेलिस्ट्स बना रखी हैं, ठीक है, उन सारी प्लेलिस्ट में से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करो। अगर अभी उसमें वीडियोस नहीं है तो आने वाले समय में और वीडियोस भी उसके अंदर मैं क्या कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी। और एग्ज़ाम की तैयारी करो, क्योंकि MPS 004 जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बाकियों के मुकाबले, तो इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे तो हर बच्चे के हिसाब से अलग होता है, किसी को कुछ डिफ़िकल्ट लगता है, किसी को कुछ डिफ़िकल्ट लगता है। सो उससे हमें कोई इशू नहीं है, हमें तो सिर्फ पढ़ाई करनी है।